अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है और रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो हमने सेशन कंडक्ट किया था ना यूनिवर्सिटी में, वो इसी लेक्चर से रिलेटेड था जो आज हम करेंगे, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट स्ट्रोक की। अच्छा, जो हमने यूनिवर्सिटी में किया था वो हमने ज़्यादातर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से उसे किया था। उस प्रैक्टिकल की थ्योरी इस लेक्चर के अंदर है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है। ये लेक्चर जिन लोगों ने मेरा प्रैक्टिकल लिया था वो जब ये लेक्चर पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत सी चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो क्या क्या हमने देखना, हमने सेंसेशंस को, मोटर फंक्शंस को और एबनॉर्मल पोस्चरिंग जो लिम्स में हो जाती है स्ट्रोक के पेशेंट्स में, उसे डिस्कस करेंगे। पोस्चरल कंट्रोल कैसे हमने पेशेंट का अचीव करवाना है, उसका बैलेंस कैसे मेंटेन करवाना है, और गेट ट्रेनिंग और लोकोमोशन और एम्बुलेटरी ट्रेनिंग वगैरह, व्हीलचेयर मोबिलिटी, ये सब कुछ कैसे करवानी है, ये सारा कुछ इस लेक्चर के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि स्ट्रोक की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। 7 स्टेजेस हैं अगर हम ब्रेनस्टॉर्म की टर्म में बात करें। ये ब्रेनस्टॉर्म की टर्म से मेरा मतलब है कि 7 स्टेजेस होती हैं जिसे ब्रेनस्टॉर्म ने डिफाइन किया था। अगर उसकी टर्म में हम बात करें तो ये 7 स्टेजेस होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर नॉर्मल फंक्शनिंग तक, स्ट्रोक की रिकवरी की। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि ये स्टेजेस स्ट्रोक की रिकवरी की हैं। अगर आप पेशेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो इन स्टेजेस से गुजरेगा। लेकिन अगर आप पेशेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे तो वो फ्लेसिडिटी से स्पासिसिटी में आके स्टॉप हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट की तरफ वो नहीं जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेज 6 के अंदर स्पासिसिटी डिसअपियर हो रही है, अगर आपको टेबल नजर आ रहा हो, और स्टेज 7 में जाके वो नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ वापस आ रहा है। तो ये उस सूरत में से पॉसिबल है अगर आप उसे फ्लेसिडिटी से लेके पकड़ रहे हैं और पूरा ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग उसके उसे फॉलो कर रहे हैं, एक्यूट में, पोस्ट एक्यूट स्टेज में और फिर क्रॉनिक स्टेज के अकॉर्डिंग आप उसे ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर पेशेंट इन स्टेज के अकॉर्डिंग अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ वापस जाता है। लेकिन अगर आप उसका ट्रीटमेंट ही नहीं करते तो वो वापस नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ स्टेज 7 तक नहीं जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि ब्रेनस्टॉर्म स्टेजेस जो हैं ये स्ट्रोक की स्टेजेस नहीं है, ये स्ट्रोक की रिकवरी की स्टेजेस हैं। और ये सिर्फ तब स्टेजेस फॉलो होंगी जब आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे होंगे। अगर आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे होंगे तो पेशेंट फ्लेसिडिटी में आएगा, एक्यूट स्टेज में, पोस्ट एक्यूट स्टेज में स्पासिसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और फिर स्पासिसिटी में ही क्रॉनिक स्टेज में वो रहेगा और वो उसकी कंडीशन वर्स होती जाएगी। तो हम इन स्टेजेस को एक एक दफ़ा ग्रुप गो थ्रू कर लेते हैं। पहले टेबल देख लें, आगे एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज़ें लिखी हैं। स्टेज 1 हम सबको पता है, जब स्ट्रोक होता है तो फ्लैसिड स्टेज होती है। वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, फ्लैसिडिटी होगी। आर्म इज फ्लैसिड, कंप्लीट लैक ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट, जाहिर है फ्लैसिडिटी हो गई, वीकनेस हो गई, पैरालिसिस हो गया, मसल्स की टॉन लॉस हो गई, उसकी वजह से कोई भी वॉलेंटरी मूवमेंट नहीं हो सकेगी। जाहिर है मसल की टॉन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, तो कोई भी वॉलेंटरी मूवमेंट वो परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहेगा। स्टेज 2 में आके स्पासिसिटी अपीयर होना शुरू होती है, मार्क्ड होती है लेकिन अपीयर होना शुरू होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। आर्म बिगिंस टू मेक स्मॉल जर्की मूवमेंट्स, हल्की हल्की जर्की मूवमेंट्स वापस आना शुरू होती है, कुछ रिफ्लेक्सेस के थ्रू आप उन्हें चेक कर सकते हैं। फिर स्पासिसिटी इंक्रीज होती है और ये जो स्टेज 3 है ना, ये वो स्टेज है कि अगर आप पेशेंट को लेके चल रहे हैं, उससे अपने फ्लैसिड स्टेज से उठाया था, तो स्टेज 3 में आप आके देखेंगे कि पेशेंट की स्पासिसिटी अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव कर चुकी होगी। आर्म बिकम्स स्पास्टिक, मसल फील स्टिफ एंड टाइट। आर्म बिकम स्पास्टिक मतलब आपको पता है कि साइनर्जीज, जो साइनर्जीज हैं वो उस पेशेंट के अंदर डेवलप हो चुकी हैं। यूजली स्ट्रोक के अंदर आर्म के अंदर हमारे पास फ्लेक्सस साइनर्जी आ जाती है, जिसमें हमारे पास फोर आर्म प्रोनेटेड होता है, एल्बो फ्लेक्स होती है और रिस्ट भी फ्लेक्स होती है, फिंगर्स भी फ्लेक्स होती हैं। और लोअर लिम्ब के अंदर स्ट्रोक के केस में यूजली मैं बात कर रहा हूँ, सब केसेस में ऐसे नहीं होगा, यूजली हमारे पास लोअर लिम्ब के अंदर एक सेंसस एनर्जी आ जाती है, जिसमें जो पेल्विस है वो रिट्रैक्टेड होता है, लेग्स हमारे पास एक्सटेंडेड पोजीशन में होती है, हिप्स एक्सटेंडेड होती है, नी एक्सटेंडेड होती है, और एंकल हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन इन्वर्जन में होता है, प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन। तो ये हमें स्टेज 3 में मिलेगा। स्टेज 4 में फिर स्पासिसिटी के ऊपर जैसे जैसे आप काम करेंगे तो स्पासिसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी। आर्म स्पासिसिटी डिक्रीज, आर्म बिगिंस टू मूव ईजियर। स्टेज 4 में जाके फिर उसके कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न्स जो है वो डेवलप होना शुरू होंगे, कोऑर्डिनेशन डेवलप होना शुरू होगी, आर्म की मूवमेंट्स, फंक्शनल मूवमेंट्स वापस आना शुरू होंगी और ये सारी चीज़ें वो नॉर्मल की तरफ वापस जाना शुरू करेगा। स्टेज 6 में स्पासिसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, स्पासिसिटी डिसअपीयर्स इन मूवमेंट्स और वॉलेंट्री। स्टेज 5 में तो आप उसे यूजली एक्टिव असिस्टेड करवा रहे होंगे, लेकिन स्टेज 6 में जाके वो इतनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा और स्पासिसिटी इतनी रिड्यूस हो चुकी होगी कि वो मूवमेंट्स को वॉलेंटरीली परफॉर्म कर पा रहा होगा। और स्टेज 7 में जाके स्पासिसिटी तो स्टेज 6 में ही
डिसअपियर हो चुकी थी, लेकिन स्टेज 7 में जाके उसने इतनी स्ट्रेंथ अचीव कर ली थी थ्रू स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कि वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को इजीली परफॉर्म कर पा रहा था। तो इसमें वॉलेंट्री एंड कंट्रोल्ड आर्म फंक्शंस रिटर्न। तो इस तरह से ये स्ट्रोक की रिकवरी की स्टेजेस हैं, और इन्हीं 7 स्टेजेस के रिफ्लेक्शन में आपने अपने पेशेंट्स को लेके चलना है जो आपके पास स्ट्रोक के आएंगे। तो स्टेज 1 यही बात है कि फ्लैसिड पैरालिसिस। अब स्टेज 1 में आप क्या करेंगे? स्टेज 1 में पेशेंट आपके पास आया है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा खुद से, वो अपना हाथ उठा भी नहीं पा रहा, वो अपनी फिंगर को फ्लिकर भी नहीं कर पा रहा। तो आपने उसे पैसिव आरओएम एक्सरसाइज से शुरू करवाना है, ताकि उसे सेंसरी इनपुट। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा लिख दिया जाता है कि आपने पैसिव आरओएम एक्सरसाइज से शुरू करवाना। लेकिन अगर पेशेंट की स्ट्रेंथ ऐसी है कि वो, अव्वल तो हमें एक्टिव या एक्टिव असिस्टेड को करना, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी पेशेंट हमारे पास आए हम उसे एक्टिवली इन्वॉल्व करें, और एक्टिव अगर वो नहीं कर पा रहा तो कम से कम एक्टिव असिस्टेड करवाएं। लेकिन बिल फर्ज अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही डिटेरियोरेटेड है, तो भी आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम जितना पेशेंट को एक्टिवली इन्वॉल्व कर सकते हैं करें। वो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे, अब अगर आप पेशेंट को D1 फ्लेक्शन और D1 एक्सटेंशन करवा रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, रिदमिक इनिशिएशन आप उसे करवा रहे हैं, आप पेशेंट को साथ ये बताएं, उसके पास रिदमिक इनिशिएशन तो खैर फ्लैसिड पैरालिसिस में आप नहीं करवाएंगे उसे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप उसे D1 फ्लेक्शन D1 एक्सटेंशन करवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उसे स्लो रिवर्सल की तरफ लेके जाएं, क्योंकि जब आप स्लो रिवर्सल की तरफ लेके जाएंगे तो वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करेगा, लेकिन वो स्ट्रेंथ स्पास्टिक स्टेज में गेन होगी, अभी तो आप उसे सिंपल आरओएम करवाएंगे उसको। तो आप अपने पेशेंट को ये कहेंगे कि आप माइंड में तसव्वुर करें कि आप कोई चीज़ उठा रहे हैं और ये चीज़ उठा के आप ऊपर रख रहे हैं। आपने पेशेंट को ये साथ साथ कहना है, उसे इंकरेज करना है, और आपने ये भी कहना है कि आप खुद कोशिश करें कि जैसे जैसे मैं आपका बाजू ऊपर लेके जा रहा हूँ और वापस लेके आ रहा हूँ, आप कोशिश करें कि आप भी फोर्स लगाएं। आपको फोर्स फील नहीं होगी शुरू में, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही इतनी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना शुरू करेगा, तो आपको, या उसकी स्पास्टिसिटी उसमें डेवलप होना शुरू होगी, फ्लेसिडिटी खत्म होना शुरू होगी, स्पास्टिसिटी डेवलप होना शुरू होगी, आपको फ्लिकरिंग मूवमेंट फील होगी। इसका मतलब है कि पेशेंट इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। और अगर आप उसे अच्छा ट्रीट कर लेते हैं फ्लैसिड स्टेज में, तो स्पास्टिक स्टेज में भी उसकी कंडीशन बहुत खराब नहीं होगी, स्पास्टिसिटी उसमें आएगी, लेकिन वो कंडीशन उसकी इतनी डिटेरियोरेट नहीं होगी कि उसमें वर्स्ट किस्म की साइनर्जीज डेवलप हो जाए, जिन्हें खत्म करवाते करवाते आपको 1 साल का अर्सा लगता है। तो अगर आप फ्लैसिड स्टेज में ही पहले महीने में ही, पहले 2 माह में ही पेशेंट को अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं, तो फिर स्पास्टिक स्टेज में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। स्टेज 2 में वही स्पास्टिसिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। स्टेज में बेसिक लिम्ब साइनर्जीज डेवलप हुई, लोअर में एक्सटेंसर यूजली, और अपर में फ्लेक्सर यूजली। मिक्स भी होती है, एक्सटेंसर भी हो सकती है, डिपेंड करता है ब्रेन में लीजन किस तरह की है और किस लेवल पे। यूजली ये होती है। नो वॉलेंट्री मूवमेंट कैन बी डन एज स्पास्टिसिटी अपीयर्स बट इज नॉट मार्क। वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं हो पाती, हल्की फुल्की आप करवा सकते हैं, वो भी स्पास्टिसिटी की वजह से होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क नहीं होती, उसे आप नोट नहीं कर पाते, फ्लिकर उसमें एक डेवलप हो जाता है। इस स्टेज में आप पैसिव आरओएम से उसे एक्टिव असिस्टेड आरओएम की तरफ, अगर इस स्टेज में पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसे पैसिव आरओएम से एक्टिव असिस्टेड आरओएम की तरफ लेके जाएंगे। कोशिश आपने हर एक्सरसाइज में यही करनी है कि आप पेशेंट को एक्टिवली इन्वॉल्व करें। न्यूरो में हमेशा उसी पेशेंट को फर्क पड़ेगा जो पेशेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। अब नीचे ये इन्होंने एक साइनर्जिस्टिक पैटर्न दिखाया हुआ है, ये एक्सटेंसर पोस्टरिंग है। आप लोगों में से अगर जीसीएस स्केल आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, डी सेरिब्रेट रिजिडिटी इसे कहते हैं। तो ये आपको पेशेंट में नजर आ रही है, ये लोअर लिम्ब में भी है, अपर लिम्ब में भी है। और ये आपको डी कॉर्टिकल रिजिडिटी एबनॉर्मल सेक्शन नजर आ रही है। ये आपको लोअर लिम्ब की फ्लेक्शन फ्लेक्सर साइनर्जी नजर आ रही है, जो कि स्ट्रोक के पेशेंट में यूजली होती नहीं है। स्ट्रोक के पेशेंट में यूजली हमारे पास एक्सटेंशन ही मिल रही होती है लोअर लिम्ब में, लेकिन ये इन्होंने एग्जांपल दी है तो ये आप देख लें। एक्सटेंसिव एनर्जी लोअर लिम्ब की आप देख लें इस तरह से होती है। यहाँ पे फुट इन्वर्टेड नहीं है, फुट भी इसका इन्वर्टेड होता है, प्लांटर फ्लेक्स होता है, इन्वर्टेड होता है, हिप रिट्रैक्टेड होती है। और ये जो इसकी हिप है रिट्रैक्टेड भी होती है, और साथ एक्सटर्नली रोटेट भी करी होती है, यानी ये पाँव बाहर की तरफ निकला होता है। तो हमने जब इसकी पोजीशनिंग करवाते हैं तो पाँव अंदर की तरफ करना, वो हम आगे ट्रीटमेंट में देख सकते हैं। और ये आर्म्स के अंदर आपको एक सेंसस एनर्जी नजर आ रही है। अब स्टेज 3 में स्पास्टिसिटी इज मार्क्ड विद फुल स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेटरी एनर्जीज। मैक्सिमल स्पास्टिसिटी की स्टेज है। इसमें भी आप पैसिव आरओएम से उससे एक्टिव असिस्टेड आरओएम की तरफ लेके जाएंगे, जस्ट लाइक स्टेज 2। फिर स्टेज 4 की तरफ अगर हम आ जाएं, तो इसमें साइनर्जिस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो डिक्लाइन होना शुरू होते हैं। अगर आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्पास्टिसिटी डिक्रीज होना शुरू होती है, मूवमेंट कॉम्बिनेशन वापस आना शुरू होते हैं। इस स्टेज में आप उसे
एक्टिव आरओएम की तरफ लाते हैं और आप पैसिव को जितना अवॉइड हो सकता है वो करवाते हैं। रेपिटेशन क्रिटिकल है, वो आप पेशेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करवाएंगे। हमेशा अपनी एक्सरसाइज को प्रोग्रेसिव रखेंगे पेशेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ये नहीं है पहले दिन ही आप पेशेंट पर बोझ डाल दें, और ना ये है कि आधे घंटे में जान छुड़ा के वापस आ जाए। पेशेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आप उसकी रेपिटेशन को मैनेज करेंगे और उसे एक्टिव एक्सरसाइज पे फोकस करवाएंगे और अपने ट्रीटमेंट प्लान में पेशेंट को एक्टिवली इन्वॉल्व करवाएंगे। और आप पेशेंट की प्रायोरिटीज उसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं पहले खाना शुरू कर दूँ, या आप ये चाहते हैं कि मैं पहले चलना शुरू कर दूँ। तो आपने हमेशा अपने ट्रीटमेंट प्लान में पेशेंट की प्रायोरिटीज को लाजमी इंक्लूड करना है। जब आप पेशेंट की प्रायोरिटीज को इंक्लूड करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट प्लान में, तो पेशेंट एक्टिवली ना सिर्फ अपने ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है, बल्कि जब वो उन चीज़ों में से एक चीज़ अचीव कर लेता है जो उसने प्रायोरिटीज आपको बताई होती हैं, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, और वो कॉन्फिडेंस उसे आपके जो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ का गोल है उस तक लेकर जाता है। स्टेज 5 से एनर्जी डिक्लाइन ही हो रही है, जो हमारे पास स्टेज 4 से डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी थी, अभी तक डिक्लाइन हो रही है। और जॉइंट पे प्रॉपर मूवमेंट्स, आइसोलेटेड मूवमेंट्स आना शुरू होती हैं। सिनर्जिस्टिक पैटर्न्स इतने जो हैं वो अब डिक्रीज हो चुके हैं कि अब हमें जॉइंट पे आइसोलेटेड मूवमेंट नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि हमें एल्बो पे फ्लेक्शन फोर आर्म की प्रोनेशन के साथ नजर आ रही है, हमें एल्बो पे फ्लेक्शन फोर आर्म की सुपिनेशन के साथ भी नजर आ रही है, आइसोलेटेड मूवमेंट्स भी नजर आ रही है। सिनर्जीज में वो मूवमेंट्स नजर नहीं आ रही। स्ट्रेंथनिंग इसमें आप शुरू करवाएंगे, वो की इंग्रेडिएंट है स्टेज 5 का। जब आप इसमें स्ट्रेंथनिंग शुरू करवाएंगे तो ही पेशेंट स्टेज 6 और स्टेज 7 की तरफ जाएगा। स्टेज 6 में ऑलमोस्ट उसके मूवमेंट पैटर्न नॉर्मल हो गए। स्ट्रेंथनिंग को कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पे वीकनेस है, वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। कहाँ कहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मसला आ रहा है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज करवाएंगे। क्या एक्सरसाइज करवा सकते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, आपको पता है मैंने उस दिन हल्की सी बताई भी थी कि आप कॉन्ट्रालेटरल साइड की नी को कह सकते हैं, कि नी से नोज टचिंग का कह सकते हैं, ईयर टू नोज टचिंग का कह सकते हैं। इसी तरह अगर गेट की कोऑर्डिनेशन का मसला है तो उसमें फ्रेंकल एक्सरसाइज सबसे बेस्ट रहती है। फ्रेंकल एक्सरसाइज कैसे करवाते हैं वो भी आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा आपने पेशेंट की दोनों साइड्स को लेके चलना है। कॉम्पेंसेटरी ट्रेनिंग नहीं करवानी। ये नहीं करना पेशेंट का एक साइड का तो स्ट्रोक है तो जो उसकी साउंड साइड है उसे ये सिखा दें कि आपने साउंड साइड कैसे यूज़ करनी है। इस तरह से इसका मतलब ये है कि आप पेशेंट को आधे की एज हाफ डील कर रहे हैं। पेशेंट पूरे का पूरा एक इंसान है, आपने उससे पूरे के पूरे इंसान की तरह ही डील करना है, बोथ साइड्स को लेके चलना है। अगर आप पेशेंट की साउंड साइड को सिर्फ स्ट्रेंथनिंग करवा के उससे कॉम्पनसेशन की तरफ लेके जाते हैं, जो पहले ले जाया जाता था, अब नहीं ये ले जाया जाता। जो पुराने फिजियोथेरेपिस्ट थे वो ये करते थे, जब बोबा थेरेपी हमारे पास नहीं थी तो वो साउंड साइड को ज़्यादा ट्रेन करवाते थे और उससे पेशेंट को कॉम्पनसेट करवाते थे उसकी पैरालिसिस साइड को। ये काम नहीं करना। ये काम आपने कैसे अवॉइड करना है इसमें आगे जाके भी हम बात करेंगे। वैसे बोबा थेरेपी और सीआईएमटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस करता है कि आपने हमेशा पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो अपनी इफेक्टेड साइड यूज़ करे, ना कि अपनी साउंड साइड। साउंड साइड तो उसकी पहले ठीक है, लेकिन जब आपने पेशेंट की इफेक्टेड साइड पे काम करना है तो साथ साथ साउंड साइड पे भी काम करना है। आपने दोनों साइड्स को इक्वली लेके चलना है, किसी एक साइड को छोड़ना नहीं है, तो ही आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और स्ट्रोक के पेशेंट में तो आप जितना टाइम लगाएं वो कम है। आगे आप देखेंगे कि जो इसकी एक्यूट स्टेज के बाद जो पोस्ट एक्यूट स्टेज आती है वहाँ पे 3-3 घंटे भी आपने पेशेंट के ऊपर लगाने हैं। क्रोनिक स्टेज में आपने 6-6 घंटे भी अगर आप पेशेंट के ऊपर लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा नहीं है। तो स्ट्रोक के पेशेंट के ऊपर आप जितना टाइम लगाते हैं वो कम होता है। अब कुछ टेस्ट आ जाते हैं इसके, ये टेस्ट आप लोग देख लीजिएगा, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। पोस्टल असेसमेंट स्केल फॉर स्ट्रोक पेशेंट है, ट्रंक इम्पेयरमेंट स्केल है, बर्ग बैलेंस स्केल है, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर गेट एनालिसिस के लिए आजकल वीडियोस हम यूज़ करते हैं, आपको पता है क्रिकेट के प्लेयर्स में भी आपने देखा होगा। ये तो गेट एनालिसिस के लिए वीडियोस है ना, बायोमैकेनिक्स टेस्ट है कि यूज़ होता है क्रिकेट, जो लोग क्रिकेट देखते हैं पता है, वो भी इन्हीं वीडियोस के थ्रू ही यूज़ किया जाता है जिन वीडियो से हम गेट एनालिसिस करते हैं और जिन स्केल्स को हम गेट एनालिसिस में यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट उसी तरह के वो मिलते जुलते से स्केल्स होते हैं जहाँ पे बायोमैकेनिक्स टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। फिर 10 मीटर्स वॉक टेस्ट आ जाता है, ये आप अपने क्लिनिक पे कर सकते हैं। पेशेंट को कहें कि 10 मीटर्स तक चल के दिखाए। 10 मीटर्स इज़ नॉट अ बिग डील। पेशेंट चलेगा, आप उसका गेट पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे और आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसीज प्रेजेंट है और फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करेंगे। अब पेशेंट की असेसमेंट हो गई, बर्नस्टॉर्म की स्टेजेस भी देख ली हमने, कुछ स्केल्स भी देख लिए। अब पेशेंट की मैनेजमेंट आ जाती है। तो सबसे 3 स्टेजेस में इसकी मैनेजमेंट होगी, एक्यूट में, पोस्ट एक्यूट में और क्रॉनिक स्टेज में। तो सबसे पहले हम एक्यूट देख लेते हैं। एक्यूट स्टेज में हमेशा पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट स्टेज में पेशेंट आया है आपके पास फ्लैसिडिटी में, आपने कोशिश करनी है कि एक तो फ्लैसिडिटी खत्म हो, दूसरा आपने कोशिश करनी है कि स्पास्टिक स्टेज बहुत ज़्यादा स्वेयर ना हो। आएगी
लेकिन वो इतनी स्पेयर ना हो कि पेशेंट के अंदर ऐसी सा एनर्जी डेवलप हो जाए कि बाद में आप उन्हें रिवर्स करवाते हुए, अगर आप पेशेंट को फ्लैसिड स्टेज के अंदर ही अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे तो उसमें इतनी स्पास्टिक एनर्जीज डेवलप नहीं होंगी कि आपको बाद में रिहैब में मसला है। तो आपने पहले 2-3 माह पोजिशनिंग पे बहुत ज़्यादा काम करना है, वो आगे हम देख लेते हैं। रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी फंक्शन को इंप्रूव करवाना है, प्रेशर सोर्स को प्रिवेंट करना है। प्रेशर सोर्स को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, पेशेंट के केयर गिवर्स को जब तक हम वहाँ पे होते हैं तब तक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, लेकिन जब हम चले जाते हैं उसके लिए हमने पेशेंट के केयर गिवर्स को गाइड कर देना कि आपने हर 2 घंटे बाद पेशेंट की पोजीशन चेंज करवानी है, और कैसे चेंज करवानी है वो भी पोजीशनिंग आपने उन्हें बता के जानी है। आपने उन्हें कहना है कि आप चाहें तो मेरी वीडियो बना लें, वीडियो बनवा के भी आप करवा सकते हैं, कुछ चार्ट्स भी आप देके जा सकते हैं। अगर वो फॉलो करें बहुत अच्छी बात है, यूजली फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर आप ये वीडियोस और चार्ट्स वाला काम कर रहे हैं तो फिर उनके लिए फॉलो अप करना ईजी हो जाता है। और डी कंडीशनिंग से आपने पेशेंट को बचाना है। डी कंडीशनिंग हर तरह की, मस्कुलर डी कंडीशनिंग तो बहुत ज़्यादा होगी, तो आपने पेशेंट को बेड के ऊपर मोबिलिटी एक्सरसाइज भी करवानी है। स्ट्रेंथनिंग की तरफ तो आप प्रोग्रेसिवली लेके जाएंगे। अच्छा, इन पेशेंट्स के अंदर फिर कार्डियोपल्मोनरी जो डी कंडीशनिंग है वो भी आती है, जिसकी वजह से बहुत से कार्डियोपल्मोनरी इश्यूज भी इनके डेवलप हो सकते हैं। तो उसके लिए आगे हम देखेंगे कि हफिंग एंड कफिंग टेक्निक, अगर पेशेंट स्ट्रोक का पेशेंट है, उसे कोई और मसला भी साथ हो गया, एस्थमा हो गया है, सीओपीडी हो गया है, एम्फीसीमा हो गया, कोई और मसला हो गया साथ, तो आप उसे साथ में चेस्ट फिजियोथेरेपी भी उसकी करेंगे, लेकिन वो बड़ी प्रिकॉशंस के साथ करनी होती है, और वो उन पेशेंट्स के अंदर करते हैं जिनके अंदर 2-3 मसले साथ साथ डेवलप हो जाए, जो कि यूजली स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर, उन पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाते हैं जो शुरू में अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करवाते। अब पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज ये मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ, ये मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर एक दफ़ा हल्का सा आपको बता देता हूँ। सुपाइन में, साइड लाइन में, इफेक्टेड साइड में हमने बताया था कि जब भी आपने इफेक्टेड साइड पे लिटाना है, इफेक्टेड लेग हमेशा आपने एक्सटेंड रखनी है, अनइफेक्टेड लेग को आपने फ्लेक्स पोजीशन में रखना है, दोनों के दरम्यान में पिलो होगा। ऊपर मैंने आपको बता दिया था शोल्डर के लेवल पे आपने स्कैपुला को प्रोटेक्ट करना है, स्कैपुला को आपने स्कैपुला से पकड़ के प्रोटेक्ट करना है, ये ना हो शोल्डर से आप उसका बाजू खींचते हैं, वरना शोल्डर डिसलोकेट हो जाएगा। पैरालिसिस साइड के शोल्डर को बहुत केयरफुली हैंडल करना है, खींचना नहीं है। वहाँ के मसल पैरालिसिस में होते हैं, वहाँ पे सबलक्सेशन डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्कैपुला को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना पेशेंट के अपने वेट की वजह से शोल्डर की पेन शुरू हो जाएगी, तो आपने उसके स्कैपुला को प्रोटेक्ट करवाना है। पिल्लो के ऊपर हैंड को सपोर्ट रख लें। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो हाथ इन्होंने एल्बो फ्लेक्स की हुई है, आप पेशेंट को कह सकते हैं कि अपना हाथ जो है अपने सर के नीचे रख लें, तो वो भी एक कंफर्टेबल पोजीशन उसके लिए हो जाती है। अगर आप अनइफेक्टेड साइड पे उसे लिटा रहे हैं तो भी आपने लेग को एक्सटेंड रखना है, इफेक्टेड साइड चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेग को आपने एक्सटेंड रखना है, और दोनों लेग्स के दरमियान पिलो होगा। अगेन जो अनइफेक्टेड लेग है वो फ्लेक्स होगी, यानी हिप से वो फ्लेक्स होगी, नी से भी फ्लेक्स होगी। और जो इफेक्टेड साइड का जो शोल्डर है वो ऊपर की तरफ है। ये मैंने आपको इसका एक तरीका बताया था, इधर उन्होंने पिलो रखा हुआ है स्कैपुला को प्रोटेक्ट करके। एक तरीका मैंने बताया था जो उन बच्चों को भी पता होगा जिन्होंने सर मुनीब की वर्कशॉप ली थी, कि आपने पेशेंट को कहना है कि अपनी एल्बो को फ्लेक्स करके और अपने हैंड की सपोर्ट को से हैंड की सपोर्ट से हैंड पे रेडियल एविएशन करवा के वो अपने आप को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। ये अभी जो लोग सुन रहे हैं उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आएगी, जिन्होंने ये लेक्चर लिया था उन्हें समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वो हैंड से अपने आप को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। अभी के लिए आप ये देख लें कि इन्होंने इसका सिर्फ सिंपल शोल्डर जो है वो प्रोटेक्ट करवा दी और उसके हैंड को कहा है कि वो पिल्लो को ग्रैब कर ले। इस पोजीशन में मसला ये आता है कि यूजली पिल्लो स्लिप हो जाता है और पेशेंट के शोल्डर में भी पेन निकल सकती है, इसलिए वो वाली पोजीशन मैंने एक बताई थी जो कि मैंने भी सर मुनीब से सीखी थी। ये सिटिंग पोजीशन आ जाती है इसमें। सिंपल आपने बस ये याद रखना है कि वेल सपोर्टेड उसकी एल्बोज होनी चाहिए, फुट वेल सपोर्टेड होती है, यहाँ पे लटके हुए लग रहे हैं, लटके नहीं होने चाहिए, वेल सपोर्टेड होने चाहिए। सुपाइन पोजीशन मैंने आपको बता दी थी, तब पूरी तरह इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। इधर इन्होंने साथ पिलो रखा है, ठीक है। आपने पिलो के ऊपर उसके हैंड को सपोर्ट करना है, हैंड हमेशा उसका प्रोनेशन में होगा जब भी आप सपोर्ट करेंगे, सुपीनेशन में आपने नहीं रखना, वरना पेशेंट अपना बाजू ऊपर अपनी ट्रंक के ऊपर सपोर्ट कर लेता है और वो फ्लेक्सस एनर्जी के पैटर्न में से सपोर्ट करता है, तो आपने हमेशा प्रोनेशन में रख के उसे पिलो ग्रैब करवा देना और पिलो के ऊपर उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर देनी है। हेड पिलो के साथ सपोर्टेड होगा। यहाँ पे जो चीज़ इन्होंने मिस की है वो ये है कि मैंने बताया कि हिप रिट्रैक्टेड होती है लोअर लिम्ब की एक्सेसिव एनर्जी में, तो आपने टावल के साथ उसकी हिप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देना है। उसके हिप के नीचे आप टावल रख सकते हैं या लो बैक पे आप टावल रख सकते हैं, तो उसका पेल्विस थोड़ा सा रिट्रैक्ट हो जाएगा, पेल्विस रिट्रैक्ट होगा। इसी तरह आप यहाँ पे टावल का एक रोल बना के लेग के साथ इसकी लेग जो एक्सटर्नल रोटेशन में, हिप एक्सटर्नल रोटेशन में, उसे आप इंटरनल रोटेशन में ला सकते हैं, पाँव अंदर की तरफ आ जाएगा। और वैसे तो यूजली बात मैंने आपको उसने भी बताई थी, कंट्रोवर्शियल है, इसमें डिफरेंट राय है लोगों की। बाज़ लोग कहते हैं कि आपको नी के नीचे उसकी एक्सेसिव एनर्जी को रिवर्स करने के लिए पिलो रखना चाहिए,
होल्डिंग की। उसमें ये होता है कि लेग फ्लेक्शन में चली जाती है थोड़ी सी, तो फ्लेक्सस एनर्जी को आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि इस तरह करने से कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सटेंशन में रखना चाहते हैं या फ्लेक्शन में रखना चाहते हैं। मैंने दोनों बातें आपको बता दी हैं। वैसे मेरा पर्सनल व्यू इसमें ये है कि पेशेंट को शुरू में आप फ्लेक्शन में रखें, शुरू में, फिर आप उसे एक्सटेंशन की में रखें। अब तो ताकि उसमें ये स्पास्टिसिटी में जाके प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट हो। सिटिंग पोजीशन आप करवा सकते हैं ऐसे, वही चीज़ है, आपने इसे इंटरनल रोटेशन में रखना, बाकी चीज़ें मैंने ठीक बताई हैं, आप देख लीजिएगा। ये क्लास में भी मैंने आपको करके बता दी थी। अब वही बात रिस्पायरेटरी फंक्शन, अगर पेशेंट के अंदर कोई सीओपीडी का प्रॉब्लम है, कोई एस्टमा का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, जो कि यूजली होता है कार्डियोपल्मोनरी डीकंडीशनिंग की वजह से भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पैरालिसिस की वजह से जो रिब केज की एक्सपेंशन है उस पर भी इफेक्ट आ सकता है। तो फिर आपने उससे चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ये एक्सरसाइज कैसे करवाते हैं ये मैंने आपको नहीं करवा के बताई थी उस दिन, ये आप ऐसे कार्डियो में पढ़ेंगे तब आपको आ जाएंगी, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो हम अगला सेशन जब अपना रखेंगे तो उसमें हम इन रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से करवानी आती है, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये आप करवा सकते हैं। पोस्टरल ड्रेनेज, हम पेशेंट को ऐसे पोस्टर में लिटाते हैं जहाँ पे ड्रेनेज, अगर उसकी सेक्रीशन बिल्डअप होगी लंग्स के अंदर तो वो ड्रेन हो सके। ग्रेविटी असिस्टेड ड्रेनेज हम करवाते हैं। बस साइड लाइन की पोजीशंस होती हैं, कुछ उसकी डिक्लाइन पोजीशंस होती हैं। तो ये अभी आप कार्डियो में पढ़ेंगे, ये इस लेवल पे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये कार्डियो में बड़ी डिटेल से आप पढ़ेंगे सीपीपीटी में। अभी बस आप यही याद रखें कि उसमें हम पोस्टर ड्रेनेज करवा सकते हैं। हफिंग एंड कफिंग टेक्निक भी आप कार्डियो में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप सीखना चाहेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। हफिंग एंड कफिंग टेक्निक हम करवाते हैं। आप में से जिन लोगों ने हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की होगी उन्हें पता होगा कि इसमें चेस्ट क्लैपिंग आ जाती है। आप पेशेंट की चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हैं, जिस सेगमेंट में वहाँ पे सिक्रीशन एक्यूमुलेट हुई होती है वहाँ पे आप चेस्ट के पीछे जाके पोस्टीरियर वॉल ऑफ द चेस्ट पे आप जाके लंग्स की फील्ड के ऊपर चेस्ट क्लैपिंग करते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं। चेस्ट क्लैपिंग कैसे करते हैं? अपने हैंड्स के थ्रू आप पेशेंट की बैक को क्लैप करते हैं। आप लोगों ने हॉस्पिटल में भी देखा होगा, ऐसे हैंड की पोजीशन बना के फिर क्लैप करते हैं, ऐसी साउंड आती है उसमें से। तो आप उससे चेस्ट क्लैपिंग करवाते हैं और साथ पेशेंट को कहते हैं कि कफिंग करें। ये कफिंग है, ये कफिंग है। और हफिंग है, हफिंग है फोर्स एक्सपायरेशन ऐसे, ये हफिंग है। ये कफिंग है, ये हफिंग है। फिर पैसिव एंड एक्टिव एंकल और टो एक्सरसाइज आप उसे करवा सकते हैं, ये आपने केयरफुली करवानी है। इसमें ये करवाने से पहले आपने, अगर पेशेंट आपके पास बहुत अरसे के बाद आया है तो आपने ये चीज़ रूल आउट कर देनी है कि कहीं उसके अंदर डीवीडीज तो नहीं बन गए हुए। डीवीडीज बन गए हुए हैं तो उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है एंकर पंप करवाने से। थॉमसन टेस्ट करवा के, थॉमसन टेस्ट क्या होता है आपको पता है, थेरेपेटिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूंगा, वैसे वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। वो करवा के आपने उसके डीवीडीज को रूल आउट कर लेना है, विजुअली भी रूल आउट कर सकते हैं, थॉमसन टेस्ट करवा के भी रूल आउट कर सकते हैं। प्रेशर सॉर्स को प्रिवेंट करना है, सारी वही बातें हैं। ये अगेन पोजीशनिंग बता दी हुई है, देख लीजिएगा। वही बात है कि उसकी पोजीशन को चेंज करवाना है, मॉइस्चर को प्रिवेंट करना है, क्लोथिंग को चेंज करवाना है, टाइट फिटिंग क्लोथिंग भी होनी चाहिए, वाटर बेड बेड यूज कर ले बेटर है, वगैरह वगैरह। डी कंडीशनिंग को प्रिवेंट करना है, कैसे करना है? अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ बेड पे पेल्विक ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस करवा के, पेल्विक ब्रीजिंग एक्सरसाइज से उसकी कोर की स्ट्रेंथ डेवलप होगी। कैसे करवाते हैं वो भी मैंने सेशन में बताया था। अर्ली प्रॉप्ड अप पोजीशनिंग, सिटिंग एंड देन लेटर स्टैंडिंग, आपने उससे सिटिंग से स्टैंडिंग की तरफ लेके आना है, कैसे लेके आना है बता चुका हूँ मैं सेशन में। मूविंग अराउंड द बेड फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द फंक्शनिंग लिम्ब, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। पोस्ट एक्यूट स्टेज अब आ गई। पोस्ट एक्यूट स्टेज में आप उसकी रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, 5 दिन करवाते हैं और हर रोज 3 घंटे की आप लाजमी करवाते हैं। इंटेंसिव रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, इसमें वाइटल्स आप साथ साथ पेशेंट की चेक करते रहते हैं, ये ना आप उसे एक्सरसाइज करवा रहे हो उसका बीपी शूट किया हो, या फिर आप उसे एक्सरसाइज करवा रहे हो और उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो, या फिर वो हाइपोग्लाइसीमिक हो और बाद में वो बेहोश पड़ा हो और आपके गले पड़ा हो। तो आपने उसके वाइटल साथ साथ चेक करते रहना है। वाइटल्स में उसका टेम्परेचर, उसका ब्लड प्रेशर, उसका पल्स रेट, उसका रिस्पायरेटरी रेट, सब कुछ आपने चेक करना है। इंटरवेंशन आप कौन कौन सी करवा सकते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। सेंसरी फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए वगैरह वगैरह, ये देख लेते हैं। अच्छा, अब आपको पता है, आपने स्ट्रोक का जब लेक्चर पढ़ा होगा आपको पता होगा कि पेशेंट जो है वो निगलेक्ट में होता है, वो अपनी हेमीप्लेजिक साइड को यूज़ ही नहीं करता। वो मैंने ऊपर भी बताया, वो अपनी हेमीप्लेजिक साइड को यूज़ ही नहीं करता, वो अपनी अनइफेक्टेड साइड को यूज़ करता है ज़्यादा। तो आपने वो करवाने के लिए पेशेंट को इस पोजीशन में बिठाना है या लिटाना है कि वो रूम में ऐसी पोजीशन में हो कि जहाँ से
पूरा रूम उसे देखने के लिए अपनी हेमिप्लेजिक साइड की तरफ मजबूरन मुड़ना पड़े। तो इस तरह से आपने पेशेंट को ये एक्सरसाइजेस करवानी है हेमिप्लेजिक साइड से। आपने उसे हेमिप्लेजिक साइड की तरफ इंकरेज करवाना है अपनी, कि वो अपनी हेमिप्लेजिक साइड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। उसकी पोजिशनिंग आपने इस तरह से करवानी है। इस तरह आप सेंसरी फंक्शन स्टॉकिंग के थ्रू, आजकल डिफरेंट प्रोप्रियोसेप्टिव डिवाइसेस आते हैं जो वाइब्रेशन के थ्रू भी आप उसकी प्रोप्रियोसेप्शन को इंक्रीज करवा सकते हैं, बेटर करवा सकते हैं, इंप्रूव करवा सकते हैं। तो वो आप वाइब्रेशन डिवाइसेस, वाइब्रेशन मोडेलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं। वेट बेरिंग आप करवा सकते हैं, ज़ाहिर है वेट बेरिंग होगी। वेट बेरिंग होने से ये होता है जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आता है, जॉइंट से अप्रॉक्सीमेट करते हैं। जॉइंट से अप्रॉक्सीमेशन का मतलब है कि दोनों जॉइंट्स के जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हम आपस में अप्रॉक्सीमेट करते हैं, मिलते हैं, उनकी अप्रॉक्सीमेशन से ये होता है कि प्रोप्रियोसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जॉइंट सरफेस के ऊपर प्रोप्रियोसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो जब प्रोप्रियोसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो ज़ाहिर है प्रोप्रियोसेप्शन भी इंप्रूव होगी, सेंसरी फंक्शन भी इंप्रूव होगा। तो वही बात है, स्टॉकिंग डिफरेंट प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, टैक्टिकल स्टिमुलस दे सकते हैं उसे टच करके ऐसे, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज के बारे में उसे टच करते जाएं ताकि उसकी सेंसेशन बेटर हो। और विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशन के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे मैं आपको बता दूंगा अगले सेशन में। वैसे भी आपके लिए आप याद रखिए, आप पेशेंट को कह सकते हैं कि पेन पकड़ें और आपने इसी पेन को देखना, पेन को आप डिफरेंट जगहों पे मूव करें। इससे आप पेशेंट की क्रेनियल नर्व एक होती है, इन्हें सप्लाई करती है, उस तो आप उस तरह से फंक्शन को इम्प्रूव करवा सकते हैं। बायोलेटरल अपर एक्सट्रीमिटी की स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं होती इन पेशेंट्स में। हाँ, अगर पेशेंट में स्टिफनेस डेवलप हो जाए और इस तरह की उसमें सिचुएशन आ रही है तो आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करवा सकते हैं, वरना ये पेशेंट में क्या फ्लेक्सिबिलिटी आप करवाएंगे, इनके मसल्स ऑलरेडी वीक है। रिसर्च बेस्ड बात ये है, सुन लें, कि अगर आप स्ट्रेचिंग करवाते हैं तो स्ट्रेचिंग मजीद डीकंडीशनिंग करवाती है। स्ट्रेचिंग नहीं करवाते स्ट्रोक के पेशेंट, इन्होंने यहाँ पे लिखा है तो आप पढ़ लीजिएगा, वैसे स्ट्रेचिंग नहीं करवाते और ये रिसर्च बेस्ड बात है। हाँ, स्ट्रोक के पेशेंट में आप तब करवा सकते हैं अगर उसकी अनइफेक्टेड साइड को कॉम्पनसेट कर रही है वो इफेक्टेड साइड को, तो वहाँ पे कोई मसला पैदा हो रहा है तो वहाँ पे आप ज़रूर करवाएं। लेकिन इफेक्टेड साइड को उसकी स्ट्रेचिंग, मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, मेरा ओपिनियन है और ये रिसर्च बेस के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन बनाया है, जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं, कि नहीं करवानी चाहिए क्योंकि ये मजीद डीकंडीशनिंग करवाती है। आपको हमेशा स्ट्रेंथनिंग करवानी चाहिए, आराम करवानी चाहिए, एक्टिव आराम करवानी चाहिए, वो यहाँ पे लिखा है, वो बहुत अच्छी बात है। आर्म थ्रेडलिंग, टेबल टॉप पॉलिशिंग, ये आप फंक्शनल एक्टिविटीज उसे परफॉर्म करवा सकते हैं। और ये कैसे, जो पेशेंट पसंद करता है उसी की पसंद के अकॉर्डिंग आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म करवा सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, ग्रेडेड एक्सरसाइज प्रोग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया। शुरू आप एक्टिव आरएम से करते हैं, फिर फ्री वेट्स पे जाते हैं, थेरा बैंड, सैंडबैग, आप उसका वेट बढ़ाते जाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं। अगर पेशेंट ऑक्सफोर्ड स्केल के ऊपर 3 स्केल पे है, ग्रेविटी एलिमिनेट वो नहीं कर पा रहा, तो आप ग्रेविटी एलिमिनेटेड पावर बोर्ड्स आजकल आते हैं, स्लिंग सस्पेंशन आती है। स्लिंग सस्पेंशन आपकी यूएमसी में भी लगी हुई है, जो लोग देखना चाहते हैं देख लें। जब आप यूएमसी के अंदर एंटर होते हैं तो सामने जो बेड पड़ा है उसके ऊपर केज लगा हुआ है, वो केज जो है उसी केज के ऊपर स्लिंग सस्पेंशन लगा के आप ये सस्पेंशन एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सर्टिफाइड होना जरूरी है, ये हर फिजियोथेरेपिस्ट परफॉर्म नहीं करवा सकता। इसकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है और ये आपने पढ़ी नहीं है, तो इवन की मुझे भी नहीं आती कि कैसे करवाना है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये स्लिंग सस्पेंशन को अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। न्यूरो के बहुत से पेशेंट में यूज़ होती है और बहुत बेनिफिट देती है। ग्रेविटी रेजिस्टेड एक्टिव मोशंस आप करवा सकते हैं। वही बात है, आगे एक ही बात को किए जा रहे हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी आप करवा सकते हैं। वेलसिल्वा मैनूवर, कोई भी एक्सरसाइज ये आपको ऑलरेडी पता करवाएं तो वेलसिल्वा मैनूवर जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ईसेंट्रिक एक्सरसाइजेस, हाँ ये बहुत अच्छी बात की है। ईसेंट्रिक एक्सरसाइजेस जो है ना, ये स्ट्रेचिंग का अल्टरनेट है। इससे मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी पैदा होती है और उनकी स्ट्रेंथ भी गेन होती है, कार्डियो पल्मोनरी स्ट्रेस भी कम आता है और कॉन्सेंट्रिक में जो मसल स्टिफनेस पैदा हो जाती है वो भी पैदा नहीं होती। तो आप ये बहुत से गोल्स जो हैं अपने ईसेंट्रिक एक्सरसाइज से परफॉर्म कर सकते हैं। ईसेंट्रिक एक्सरसाइजेस हम कैसे करवा सकते हैं ये मैंने सेशन में बताया था। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें आप लोग दोबारा से ये मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने बाइसेप की एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो तो उस एग्जांपल से मैंने बताया। स्पास्टिसिटी को मैनेज करेंगे, वही बात दोबारा है। मैंने बताया था कि हमेशा वो उस पोजीशन में पेशेंट को आपने लेके आना है जो सिनर्जिस्टिक पैटर्न के अगेंस्ट हो। रिदमिक इनिशिएशन करवाते हैं, ये भी आपको पता है, पीएनएफ की टेक्निक है। स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए, रिजिडिटी को भी रिड्यूस करने के लिए एयर स्प्लिट्स यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन वगैरह, अर्ली मोबिलाइजेशन। रिदमिक रोटेशन, ये मैंने बताया था, जब आपने करवट दिलानी है तो पेशेंट को रिदमिक रोटेशन करवानी है, फिर करवट दिलवानी है। तो ये सारी वही बातें हैं। मूवमेंट कंट्रोल वही चीज़ है।
अब ये पोजीशनिंग है कि आपने पेशेंट को करवट कैसे दिलवानी है, रोलिंग ऑन टू लेस इफेक्टेड साइड मोर डिफिकल्ट। अच्छा, जो अनइफेक्टेड साइड होती है ना, वहाँ पे पेशेंट को करवट लेने में प्रॉब्लम होती है। इफेक्टेड साइड पे पेशेंट इजीली ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि इफेक्टेड साइड की तरफ करवट लेने में उसमें उसके अनइफेक्टेड साइड के मसल्स यूज होंगे, और इफेक्टेड साइड पे करवट लेने के लिए, अनइफेक्टेड साइड पे करवट लेने के लिए उसकी इफेक्टेड साइड के मसल यूज होंगे, इसलिए अनइफेक्टेड साइड पे करवट लेना मुश्किल होता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ब्रीचिंग वगैरह ये सब कुछ पहले भी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं। अगेन वही बातें, ये सारी वही बातें जो हम कर चुके हैं डिफरेंट वर्ड्स के अंदर, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। शोल्डर पेन का मैंने आपको बता दिया है कि आपने हमेशा उसके शोल्डर को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है। वहाँ पे सबलक्सेशन के चांसेस होते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आप उसे ग्रेड 1 2 की मोबिलाइजेशन करवा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ ये भी ना करवाएं, सिर्फ तब करवाएं जब कोई प्रॉब्लम उसके शोल्डर में जनरली आ रहा है जिसमें मोबिलाइजेशन रिक्वायर्ड है, वरना आप ये भी ना करवाएं। क्योंकि उसका शोल्डर पैरालिसिस की वजह से रोटेटर कफ भी उसके शोल्डर को, स्कैपुला को जो है वो नहीं रख पा रहे होते स्टेबल। तो उससे ये होता है कि जब आप उसका शोल्डर एलिवेट करवाते हैं ना बार बार, तो स्कैपुला मूव नहीं करता, रीनोमिब्रल रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से इंपीचमेंट भी डेवलप हो सकती है, फिर सबलक्सेशन तो हो ही सकती है अगर आप उसे मिस हैंडल करें तो शोल्डर को आपने बड़े केयरफुली हैंडल करना है। मैंने बताया था अगर आप उसमें स्लो रिवर्सल सिटिंग में करवा रहे हैं ना, तो आप हमेशा स्लो रिवर्सल में जब शोल्डर को एलिवेशन में लेके जाते हैं, तो साथ आप स्कैपुला को मैनुअली एलिवेशन में लेके जाएं ताकि इंपीचमेंट डेवलप ना हो उसमें। सपोर्टिव डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, ओवरहेड पुलिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जाहिर है नहीं यूज करेंगे, आपने शोल्डर पे मिस हैंडलिंग नहीं होने देनी। टेंस हीट थेरेपी वगैरह ये प्लेसिबो के लिए आप यूज कर सकते हैं, और इसका कोई इससे ज़्यादा प्लेसिबो से ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। लोअर लिम्ब के फंक्शन के लिए भी यही चीज़ें जो अपर लिम्ब के फंक्शन के लिए हैं, स्ट्रेंथनिंग, फैसिलिटेशन, साइक्लिंग ट्रेडमिल, वही बातें हैं जो इसने ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। बैलेंस को इंप्रूव करवाना, वो भी मैंने बताया था गेट ट्रेनिंग में बैलेंस को हम कैसे इंप्रूव करवा सकते हैं, वेट शिफ्टिंग करवा के इंप्रूव करवा सकते हैं, बैलेंस बोर्ड्स के जरिए इंप्रूव करवा सकते हैं, अटेंशन डाइवर्ट करके। इवन के रिदमिक स्टेबलाइजेशन भी हम किसी हद तक बैलेंस को इंप्रूव करवा सकते हैं। वैसे तो स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करती है, लेकिन बैलेंस का भी उसमें एक रोल आ जाता है। लोकोमोशन के लिए मैंने बता दिया था, गेट ट्रेनिंग जब भी करवाएंगे पैरेलल बार्स यूज करेंगे हमेशा। फॉरवर्ड वॉकिंग करवाएंगे, बैकवर्ड, साइडवर्ड्स, क्रॉस पैटर्न में, हर पैटर्न में आपने पेशेंट को वॉक करवाना। आपको व्हील चेयर का प्रॉपर यूज आना चाहिए। ये तब का है जब पेशेंट चलने लग जाए, तो आपने उसे फिर एरोबिक फंक्शनिंग की तरफ लेके आना है, क्योंकि कार्डियोपल्मोनरी डीकंडीशनिंग भी उसमें हुई है। तो आपने उसे 40 से 70% ऑफ VO2 मैक्स में एक्सरसाइज करवानी है 3 वीक्स के लिए। एरोबिक ट्रेनिंग आपने बेसिकली सिंपल एरोबिक ट्रेनिंग करवानी है, वो आप पेशेंट को कह सकते हैं आप वॉक करें, वॉक भी वो कर लेगा, तो वो भी यही चीज़ है। आप उसे कोई और कोमोर्बिडिटीज़ हैं साथ, तो उन कोमोर्बिडिटीज़ को के प्रिकॉशन के लिए आप उसे ट्रेडमिल के ऊपर वाइटल्स को चेक करके साथ करवा सकते हैं, ये इन पैरामीटर्स के साथ जो यहाँ पे गिवन है। फीडिंग और स्वेलिंग को भी आपने इंप्रूव करवाना है। कैसे? वो यहाँ पे सारा लिखा है, उसी में मैंने बताया था। आप उसकी लिप्स, टंग और चीज, जॉ वगैरह पे मूवमेंट्स करवाएंगे। उसके यहाँ पे आप स्ट्रेचिंग भी करवा सकते हैं। उसे आप टैप करेंगे तो वहाँ पे प्रोप्रियोसेप्शन डेवलप होगी। पेशेंट को कहेंगे ब्लोइंग एक्सरसाइज करे, गुब्बारे फुलाए, बबल्स बनाए, इस तरह की चीज़ें आप उसे करवाएंगे। स्ट्रॉ से ड्रिंकिंग करवाएंगे तो और अल्टीमेटली पेशेंट की स्वेलिंग, फीडिंग भी इंप्रूव होगी और उसकी स्पीच भी इंप्रूव होना शुरू होगी। मोटर लर्निंग सिखाएंगे, मोटर लर्निंग की स्ट्रेटजीज ये हम पढ़ चुके हैं। मोटर लर्निंग वाले लेक्चर में डिटेल्स हमने पढ़ा था कि हम उसमें कैसे करवाते हैं, किन किन स्टेजेस में हम उसे मोटर लर्निंग करवाते हैं। फैमिली एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा फैमिली को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आप तो एक्सरसाइज करवा के चले जाएंगे, पीछे पोजीशनिंग फैमिली नहीं देखनी है। तो इस वजह से आपने फैमिली की काउंसलिंग और फैमिली एजुकेशन साथ साथ लाजमी लेके चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और डिस्चार्ज प्लानिंग, जब भी पेशेंट को आपने डिस्चार्ज करना है तो आपने उसके घर का विजिट लाजमी करना है और देखना है वहाँ पे कोई एगोनमिक रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है उसके घर में। आपने वो सारी चीज़ें जो उसकी फंक्शनल डेली लाइफ में यूज़ होंगी उन्हें सेट करवा के पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करके फिर पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। तो ये था सिंपल स्ट्रोक की मैनेजमेंट और असेसमेंट का लेक्चर।